मिस्टिक रिवर। कहानी की शुरुआत में हम बस्टन के चार्ल्स टाउन शहर में तीन दोस्त जिमी, शॉन और डेव को गली में स्ट्रीट हॉकी खेलते हुए देखते हैं। खेलते हुए बॉल सिविल लाइन के पास चली जाती है और इसी दौरान उनका ध्यान सड़क पर पड़े ताजा प्लास्टर की ओर जाता है। जिमी सुझाव देता है कि उन्हें इस पर अपना नाम लिखना चाहिए। ये तीनों दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जिमी और शॉन तो अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही डेव की बारी आती है वैसे ही वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा आदमी खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है। वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि ये जगह पुलिस के अंडर है और ये सब करना इलीगल है। तभी वो उनसे पूछता है कि वो कहां पर रहते हैं, जिस पर जिमी और शॉन बताते हैं कि वो पास में रहते हैं, जबकि डेव का घर थोड़ा दूर है। अब ये सुनते ही वो आदमी डेव को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। गाड़ी के अंदर एक पादरी भी होता है जो डेव को देखकर बहुत खुश होता है। जिमी और शॉन अपने दोस्त को ले जाते हुए देखते रहते हैं, लेकिन वो छोटे थे इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। अब कुछ समय बाद पता चलता है कि वो दोनों असली पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे, बल्कि वो लोग बच्चों का शोषण करने वाले अपराधी थे। उन्होंने डेव को एक झोपड़ी में बंद कर दिया और लगातार उसका शोषण किया। डेव ये सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया और वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। अब समय बीतता है और 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां डेव अब बड़ा हो चुका है। उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है। वहीं जिमी पूरे शहर में एक प्रभावशाली इंसान बन चुका है। वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक गैंग का सरगना भी है। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी केटी है, जबकि दूसरी पत्नी से 2 और बेटियां हैं। उधर शॉन अब एक पुलिस अधिकारी बन चुका है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मची है। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लैरिन उसे छोड़ चुकी है और वो उसका फोन तक नहीं उठाती। इधर जिमी की बेटी शाम को दोस्तों के साथ नाइट आउट करने के लिए उससे परमिशन मांगती है, जिस पर जिमी कुछ देर सोचता है और इजाजत दे देता है। जाते हुए केटी अपने पिता से कहती है कि वो जल्द ही लौट आएगी। बाहर निकलने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रे से मिलती है, जहां रे उससे कहता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कल वो अपनी योजना को अंजाम देंगे। दोनों के बीच का प्यार साफ झलक रहा था। इसी रात रे और केटी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं कुछ दूरी पर बैठा डेव केटी को देख लेता है। वो उसे पहचान जाता है कि वो उसके बचपन के दोस्त जिमी की बेटी है। अब आगे हम देखते हैं कि जब देर रात डेव अपने घर पहुंचता है तो उसके हाथ खून से सने होते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी सेलिस्ट घबरा जाती है और पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। डेव घबराते हुए बताता है कि एक नशेड़ी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिससे बचाव के दौरान उसे मारना पड़ा। डेव बहुत डरा हुआ लगता है। सेलिस्ट उसे अस्पताल जाने के लिए कहती है, लेकिन डेव मना कर देता है। अगली सुबह सेलिस्ट अखबारों को ध्यान से खंगालती है, लेकिन उसे किसी के मरने की कोई खबर नहीं मिलती। उसे समझ नहीं आता कि अगर डेव ने सच में किसी को मारा है तो अब तक अखबार में खबर क्यों नहीं छपी। इसी दौरान शॉन को एक फोन कॉल आता है, जिसमें कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि उनके घर के बाहर एक कार खड़ी है जिसके ऊपर खून के धब्बे लगे हैं। वो इस जानकारी के मिलते अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर जिमी अपनी बेटी केटी को घर में न पाकर परेशान हो जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को फोन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि केटी पिछली रात बार में थी और करीब 1 बजे अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गई थी। जिमी अपनी दुकान पर भी जाता है, जहां केटी अक्सर बैठा करती थी। जिमी अपनी बेटी केटी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड रे केटी से मिलने आता है, पर तब तक वो लापता हो चुकी थी। जिमी रे को देखकर भड़क जाता है, जिससे रे को वहां से जाना पड़ता है। उधर जिमी की दूसरी पत्नी एनाबेथ की दोनों बेटियों का कॉलोनाइजेशन होता है, जहां उन्होंने चर्च की परंपराओं को अपनाया है, जिससे जिमी मुस्कुराता तो है, लेकिन उसे केटी की चिंता थी। इसी बीच शॉन अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाता है। वो गाड़ी की जांच करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये गाड़ी तो केटी की है। कार की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चलती गाड़ी से केटी के कंधे पर गोली मारी थी, जिससे केटी ने गाड़ी रोकी और गाड़ी में खून ही खून फैल गया और शायद केटी खुद को बचाने के लिए आसपास जंगल की ओर भागी। जैसे ही पुलिस जंगल की ओर बढ़ती है तो रास्ते में जिमी पुलिस की गाड़ियों को देखता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। अब वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। इधर शॉन को जंगल में केटी की लाश मिलती है। जिमी अपनी बेटी को देखना चाहता था। वो जोर जोर से चिल्लाकर शॉन से पूछता है
है कि क्या उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन शॉन खामोश रहता है, पर फिर भी उसे सच बताना ही पड़ता है। शॉन जिमी को पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाता है जहां केटी की लाश की पुष्टि होती है, जिसके बाद शॉन और उसका साथी विटनी जिमी और एना बेस से केटी के बारे में पूछताछ करते हैं। शॉन पूछता है कि क्या केटी ने जाते समय ऐसा कुछ कहा था जिससे कुछ संदेह हो। जिमी बताता है कि केटी ने जाते वक्त उसे गुड बाय कहा था। तभी विटनी जिमी से पूछता है कि क्या वो कुछ साल पहले एक डकैती के आरोप में जेल गया था। ये सुनते ही जिमी भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ मेरी बेटी का खून हुआ है और तुम जेल जाने की बात कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन करीबी लोग जिमी के घर पर संवेदना व्यक्त करने पहुंच जाते हैं। डेव और उसकी पत्नी सेलेस्ट भी वहां पर आते हैं, लेकिन सेलेस्ट के मन में शक बैठ जाता है कि कहीं सत्या के पीछे उसके पति डेव का हाथ तो नहीं, क्योंकि जिस रात केटी की हत्या हुई उसी रात डेव भी खून से लथपथ घर लौटा था। उधर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान केटी की गाड़ी से एक बैग मिलता है जिसमें होटल के ढेर सारे पैम्फलेट्स होते हैं। साथ ही पुलिस एक महिला से मिलती है जिसका घर घटना स्थल के पास था। वो बताती है कि उस रात जब गाड़ी रुकी तो उसने देखा कि एक आदमी ने पहले तो उस लड़की से कुछ कहा और फिर गोली चलने की आवाज आई। इन सब से शॉन को यकीन हो जाता है कि कातिल केटी को पहले से जानता था। इसी बीच जिमी अपने घर के बाहर अकेला बैठा हुआ था। तब डेव उससे मिलने आता है। जिमी डेव के हाथ को गौर से देखता है और पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी, जिस पर डेव बताता है कि ये दरवाजे में फंसने की वजह से हुआ है। हालांकि जिमी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी बेटी के लिए भावुक होकर रोने लगता है। इधर शॉन रे से पूछताछ करता है कि तुम दोनों कहां पर जाने वाले थे, जिस पर रे बताता है कि वो संडे की रात लॉस वेगास निकलने की योजना बना चुके थे। वो पुलिस से पूछता है कि आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं, आखिर केटी कहां पर है, जिस पर शॉन उसे सच्चाई बताता है कि केटी का मर्डर हो गया है। ये सुनकर रे शॉक होता है और पुलिस को बताता है कि जिस समय मर्डर हुआ वो उस समय अपने घर पर सो रहा था, लेकिन विटनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसीलिए वो रे का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का सुझाव देता है और जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो सच बोल रहा था। अब पुलिस की जांच का रुख बदल जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रे ही वो कातिल है। इसीलिए अब वो बार में आए लोगों की तहकीकात करने लगते हैं। इसी दौरान एक नया नाम सामने आता है, डेव। अगली सुबह शॉन और विटनी डेव से मिलने जाते हैं, जहां पर पता चलता है कि वो उस रात करीब 1 बजे अपने घर लौटा था। विटनी को डेव के हाथों पर चोट के निशान दिखते हैं, जिससे उसे डेव पर थोड़ा शक होता है। साथ ही वो ये भी जानता था कि डेव और केटी एक दूसरे को पहले से जानते थे। हालांकि शॉन इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। जिसके बाद विटनी और शॉन जिमी के घर जाते हैं, जहां पहले से ही डेव बैठा हुआ था। इस बार विटनी डेव से सीधे पूछ लेता है कि उसके हाथ पर चोट कैसे लगी, जिस पर डेव बताता है कि कुछ दिन पहले कचरा हटाते वक्त उसका हाथ घायल हो गया था, लेकिन विटनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वहीं उन्हें डेव की पत्नी सेलिस्ट भी मिलती है। शॉन उससे पूछता है कि उस रात डेव कितने बजे घर आया था। सेलिस्ट अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि वो तब तक सो चुकी थी। सेलिस्ट के इस जवाब से शॉन को भी शक हो जाता है कि शायद वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद पुलिस जिमी से पूछती है कि उसकी रे से क्या दुश्मनी है, वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर जिमी कहता है कि मुझे रे से कोई परेशानी नहीं है, मैं बस उसके पिता जॉन को पसंद नहीं करता। वो एक गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसका बाप ऐसा हो उस पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। जिसके कुछ दिनों बाद पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है कि जिस बंदूक से केटी का मर्डर हुआ उसी बंदूक का इस्तेमाल कुछ साल पहले एक शराब की दुकान में लूट के दौरान हुआ था। पुलिस तुरंत उस दुकान के मालिक से मिलने जाती है, जहां पर पता चलता है कि उस दिन गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि रे का बाप ही था। इस नए सबूत के चलते पुलिस का पूरा शक फिर से रे पर चला जाता है। हालांकि विटनी अब भी डेव पर संदेह कर रहा था। वो शॉन से कहता है कि शायद इस हत्या के पीछे डेव और उसकी पत्नी सेलिस्ट का हाथ है, लेकिन शॉन उसकी इस बेबुनियाद थ्योरी पर भड़क जाता है। उधर रात के समय डेव अकेले एक कमरे में बैठकर वैम्पायर मूवी देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सेलिस्ट वहां पर आती है। डेव उससे पूछता है कि तुम इतनी देर रात कहां पर थी, जिस पर सेलिस्ट कोई सही जवाब नहीं देती, जिससे डेव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने ही केटी को मारा है। सेलिस्ट कहती है कि ऐसा नहीं है। तब डेव गुस्से में कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं पुलिस वालों को सब कुछ सच बता
बता दूं, ये भी कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और वो लाश कहाँ है जिसे मैंने मारा था। खैर अब आगे हम डेव को शांति से बैठा देखते हैं। वो रोते हुए अपनी अतीत की यादों में खो जाता है। वो अपनी पत्नी सेलिस्ट को अपने बचपन में हुए अत्याचारों के बारे में बताता है, जिनकी वजह से उसका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। सेलिस्ट ने अपने पति को पहले कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। इस बीच जब डेव अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर किनारे पर बैठे जिमी पर पड़ती है। अब वो और कुछ छुपाना नहीं चाहता था। वो अपने दोस्त जिमी को बताता है कि वो भी उस रात उसी बार में मौजूद था जहाँ पर केटी आई थी। उसने मरने से पहले उसे देखा भी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद विटनी को डेव के खिलाफ एक ठोस सबूत मिलता है। उसे डेव की गाड़ी मिलती है जिसमें खून के निशान होते हैं, इसलिए अब पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। लेकिन डेव सफाई देता है कि उसकी गाड़ी कुछ समय पहले चोरी हो गई थी और इसकी पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, जिसे सुनने के बाद मजबूरी में शॉन और विटनी को उसे छोड़ना पड़ता है। अब शॉन और विटनी फैसला करते हैं कि असली कातिल को पकड़ने के लिए उन्हें सबसे पहले उस बंदूक का पता लगाना होगा जिससे केटी को मारा गया था। वो रे के पिता जॉन से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगालते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि डकैती के बाद जॉन को जल्दी ही रिहा कर दिया गया था, जबकि उसे कड़ी सजा होनी चाहिए थी। अब जब वो इसके बारे में उस समय के अफसर से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि असल में जॉन की जगह जिमी ने जुर्म कबूल किया था, जिसकी वजह से वो जेल चला गया था और तभी से जॉन किसी को नजर नहीं आया है। उधर सेलिस्ट जिमी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका पति इतने दिनों से गुमसुम क्यों है। वो बताती है कि उस रात उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। ये सुनने के बाद जिमी एक ही सवाल करता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डेव मेरी बेटी को मार सकता है। सेलिस्ट रोते हुए हाँ में जवाब देती है। इसी बीच शॉन और विटनी खूनी का पता लगाने के लिए रे को पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसका पिता जॉन कहाँ पर है, जिस पर रे बताता है कि एक रात उसके पिता शराब पीने के लिए गए थे, लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। इस पर शॉन कहता है कि यानी कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, जिस पर रे जवाब देता है कि नहीं, वो जिंदा हैं, क्योंकि वो हर महीने उसके अकाउंट में पैसे भेजते हैं। शॉन पूछता है कि उसके पिता के पास एक बंदूक हुआ करती थी जिससे केटी की हत्या की गई। वो जानना चाहता है कि वो बंदूक अब कहाँ पर है, जिस पर रे कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये सुनकर शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर भी उन्हें रे से कोई काम की जानकारी नहीं मिलती, जिससे हताश होकर शॉन अपने ऑफिस में आ जाता है और बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जब एक बच्चे ने पुलिस को खून से लथपथ कार की खबर दी थी। रिकॉर्डिंग सुनते हुए शॉन को एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान आती है। जब उस बच्चे ने फोन किया था तो उसने लड़की का नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसे पहले से पता था कि कार में एक लड़की थी। इसका मतलब था कि उसने सिर्फ गाड़ी नहीं देखी थी, बल्कि हत्यारे और केटी दोनों को देखा था। ये सोचते ही शॉन और विटनी उस बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी ओर जिमी के गुंडे डेव को पकड़कर एक रेस्टोरेंट में ले आते हैं, जहां पर उसे ढेर सारी शराब पिलाई जाती है। जब वो नशे में पूरी तरह धुत हो जाता है तो वो उसे मिस्टिक रिवर के पास ले जाते हैं, जहां उसका सामना जिमी से होता है। जिमी डेव को बताता है कि कुछ साल पहले जॉन ने चोरी की थी और उसे इसमें फंसा दिया गया था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। जब वो जेल में था तब केटी की माँ बहुत बीमार रहने लगी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। जब तक वो जेल से छूटा तब तक उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। जिमी ने बदला लेने की ठानी और एक रात जॉन को पकड़कर मार दिया और उसकी लाश इसी नदी में फेंक दी। ये सुनकर डेव पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ही केटी को मारा है। जिमी गुस्से में जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उस रात खून लगा हुआ था। डेव गहरी सांस लेते हुए कहता है कि जब वो बाहर से लौट रहा था तो उसने एक आदमी को एक बच्ची के साथ घिनौना अपराध करते हुए देखा। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसके साथ भी किसी ने ऐसा अन्याय किया था, इसीलिए उसने उस आदमी को मार डाला। जिमी गुस्से में कहता है कि अगर ये सच होता तो पुलिस को लाश जरूर मिलती। वो डेव पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी जान वो नहीं बख्शेगा। डेव डर जाता है और घबराहट में कहता है कि हाँ, उसने ही केटी को मारा है। वो बताता है कि जब उसने बार में केटी को देखा तो वो बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर उसे जलन होने लगी, क्योंकि उसका खुद का बचपन इस तरह खुशहाल नहीं था। वो बचपन में ही टूट गया था जब उसे जबरन एक गाड़ी में बैठाया
गया। इन सब भावनाओं के कारण उसने केटी को मार दिया। ये सुनते ही जिमी बिना देरी किए अपना चाकू निकालता है और डेव के पेट में बेरहमी से स्टैब कर देता है। जब डेव जमीन पर गिर जाता है तो जिमी उसके सिर पर गोली मारता है और लाश को नदी में फेंक देता है। इसी दौरान रे अपने घर पर अपने पिता की बंदूक ढूंढता है, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं होती। उसे अपने भाई रनी पर शक होता है कि उसने कहीं केटी को बंदूक से तो नहीं मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रे उसे छोड़कर कहीं जाए। गुस्से में आकर वो अपने भाई और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटने लगता है। इसी दौरान रनी का एक दोस्त बंदूक तान कर रे को मारने वाला होता है कि तभी शॉन और विटनी वहां पहुंचकर रे की जान बचा लेते हैं। अगले दिन शॉन जिमी के पास जाता है और उसे बताता है कि केटी के असली कातिल पकड़े जा चुके हैं। वो वही दो लड़के थे जिन्होंने पुलिस को फोन करके लड़की की हत्या की सूचना दी थी। दरअसल रे का भाई और उसका दोस्त घर पर अपने पिता की बंदूक से खेल रहे थे और उसी दौरान अचानक एक गोली चल गई जो कार में बैठी केटी को जा लगी। बाद में इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सुनते ही जिमी अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने सबसे पुराने दोस्त डेव को अपनी बेटी का हत्यारा समझकर मार डाला। शॉन उससे पूछता है कि क्या उसने हाल ही में डेव को कहीं पर देखा है। वो बताता है कि बार के पास ही एक लाश मिली है जो एक मोलेस्टर की है और ऐसा लगता है कि डेव ने ही उसे मारा होगा। शॉन को डेव से इस बारे में पूछताछ करनी थी। ये सुनकर जिमी ठंडी आवाज में जवाब देता है कि मैंने अपने दोस्त डेव को आखिरी बार तब देखा था जब हम बचपन में गाड़ी में बैठे थे। उसके बाद तो मैं कभी उसे देख ही नहीं पाया। फिर वो शॉन को धन्यवाद देता है कि उसने असली कातिलों को पकड़ लिया, लेकिन साथ ही ये ताना भी मारता है कि अगर पुलिस ने काम थोड़ा पहले कर लिया होता तो शायद बेहतर होता। शॉन अब समझ जाता है कि शायद जिमी ने डेव को मार दिया है, जिसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम अब डेव के परिवार को भी हर महीने $500 भेजने वाले हो। इससे साफ हो जाता है कि शॉन को सच्चाई का पूरा अंदाजा है, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो कुछ नहीं कर सकता। समय बीतता जाता है। शॉन की पत्नी अब वापस उसके साथ रहने लगी थी। दूसरी ओर फाउंडेशन डे के अवसर पर पूरा शहर जश्न मना रहा था, लेकिन डेव की पत्नी सेलिस्ट परेशान थी। वो हर जगह अपने पति को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं था। जब उसका बेटा भी उससे बात करना बंद कर देता है, उसे लगता था कि उसकी माँ की वजह से उसके पिता ने घर छोड़ दिया है। उधर जिमी अपनी गलती से बहुत परेशान होता है। उसकी पत्नी एनाबेथ उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक छोटी सी भूल थी। जिमी घर से बाहर निकलता है तो शॉन उसे देखता है और अपनी बंदूक से इशारा करता है, यानी कि अब उसका अगला निशाना जिमी था, क्योंकि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक डेव और जॉन की मौत की असलियत दुनिया के सामने नहीं आ जाती। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।